कल हम लोग जीव विज्ञान में पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म जिसमें पढ़े थे हम लोग मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है। जब मादा युग्मकोद्भिद विकसित हो जाएगी का विकास हो जाएगा तो ये परागण के योग्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परागण के योग्य। तो अब हम लोग आज देखते हैं परागण। हम लोग देखते हैं परागण, है ना। परागण को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। तो पुष्पों में हम जानते हैं कि पुंकेसर तथा स्त्री केसर पुष्प में ना पुंकेसर जिसको हम कहते हैं स्टेमेन और स्त्री केसर जिसको कहा जाता है पिस्टिल, है ना। ये जो है प्रजनन अंग होते हैं और जो पुंकेसर है इस पुंकेसर में पराग कण जिसको कहते हैं पॉलन ग्रेन, परागकण पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। जो नर युग्मक या शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जो पॉलन ग्रेन है ना, इसी के द्वारा जो है किसका निर्माण होगा? शुक्राणु या स्पर्म जिसको कहते हैं, शुक्राणु का जो है ये निर्माण करते हैं। परागकण के द्वारा जो है शुक्राणु का निर्माण होगा, है ना। अच्छा, स्त्री केसर में अंडाशय का निर्माण होता है जिसमें मादा युग्मक जो स्त्री केसर है, इस स्त्री केसर में किसका निर्माण होगा? अंडाशय का निर्माण करते हैं और इसमें अंडाणु बनता है, एग। क्या बनेगा? एग, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, है ना। यानी कि पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर ये प्रजनन के लिए आवश्यक अंग हैं। पुंकेसर नर जनन अंग जिसमें परागकण का निर्माण होता है और परागकण जो है ये स्पर्म का निर्माण करते हैं। मादा जनन अंग स्त्री केसर जिसमें अंडाशय का निर्माण होता है और ये एग का निर्माण करते हैं। प्रजनन क्रिया को संपन्न करने हेतु नर तथा मादा युग्मकों का फ्यूजन होता है। तो देखिए, जब ये प्रजनन करेंगे तो प्रजनन की क्रिया के लिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक का फ्यूजन आवश्यक है ना। अधिकांश पौधों में पराग कणों के संचालन का अभाव होता है। अधिकांश पादप इस तरह के पाए जाते हैं जिसमें पराग कणों के संचालन का अभाव होता है। इस कारण पराग कणों की जायांग तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के ढंग अपनाने पड़ते हैं। यानी जो परागकण है उनको जो है जायांग तक पहुंचना है, अब विभिन्न प्रकार के ढंग को ये अपनाएंगे, है ना। तो जिसके कारण से परागकण मादा के जायांग तक पहुंच पाते हैं, है ना। हमको देखना क्या है? परागण। तो परागण में क्या होगा कि नर के परागकण का
मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। या पराग कणों के पराग कोश से या पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की, है ना, पहुंचने की इस क्रिया को ही परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। यानी परागकण क्या हुआ? पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की इस क्रिया को ही परागण कहते हैं। यानी कि नर के परागकण का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है तो परागण की क्रिया संपन्न होने के बाद, है ना, पुंकेसर और उनके दल ये गिर जाते हैं। ठीक है। या फल में चिरलग्न भी लगे रह सकते हैं कि फल में लगा रह जाए, है ना। तो अब हम देखते हैं परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकार देखते हैं। परागण के प्रकार, तो परागण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण, और दूसरा होता है परागण। स्वपरागण जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। और जो परपरागण होता है इसको हम कहते हैं क्रॉस, है ना, पॉलिनेशन। परागण जो है दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, है ना। परागण है क्या? अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, कुछ पुष्प जो है एक लिंगी होते हैं और कुछ द्विलिंगी होते हैं। जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उसमें सिर्फ एक प्रजनक अंग पाए जाते हैं, जैसे या तो नर होगा या फिर मादा। ठीक है। जो द्विलिंगी होगा उसमें दोनों, यानी नर और मादा दोनों प्रकार के प्रजनक अंग पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं स्वपरागण के लिए। स्वपरागण, अब स्वपरागण में एक पुष्प के, पहले हम देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण, ठीक है। तो स्वपरागण में क्या है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वपरागण कहते हैं। अच्छा, देखिए इसमें भाई, एक तो यह अवस्था हो सकती है कि जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ जाए। दूसरी वह अवस्था हो सकती है कि एक ही पौधे के पुष्प, चाहे एक लिंगी नर पुष्प हो या द्विलिंगी हो, के परागकण जो है उसी पौधे के दूसरे, जैसे देखते हैं हम, मान लेते हैं एक ही पादप है, जैसे मान लिया जाए ये क्या है, ये पादप है। ठीक। अब इस पे मान लेते हैं ये पुष्प लगा हुआ है। ये क्या है? ये पुष्प लगे हुए हैं, है ना? ये पुष्प है।
अच्छा, अब हम देखते हैं स्वपरागण में। मान लेते हैं ये पौधा जो है उभयलिंगी है। ये क्या है? इसमें जो पुष्प लगे हैं, पुष्प क्या हैं? द्विलिंगी हैं। भाई जो पुष्प हैं ये पुष्प क्या हैं? द्विलिंगी लगे हुए हैं। तो द्विलिंगी पुष्प का मतलब इसमें नर और मादा जननांग दोनों साथ साथ पाए जा रहे हैं एक ही पुष्प में। तो हो क्या सकता है कि इसी पुष्प के परागकण, मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे अब देख लेते हैं। चलिए ये है ना, ये जो है इसका परागकण है, बीच में जो है इसकी ये वर्तिकाग्र है। चलिए अब इनके परागकण जो है कहाँ गिर जाए? भाई ये परागकण जो है यहाँ से मुक्त हो और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। तो ये क्या हुआ? ये स्वपरागण हुआ। यानी किसी द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि किसी पुष्प के, मतलब किसी पादप के द्विलिंगी पुष्प हो या एक लिंगी पुष्प हो। मान लेते हैं कोई एक लिंगी पुष्प लगा हुआ है या पहले हम द्विलिंगी ही देखते हैं कि इसके परागकण अगर से यहाँ इस पुष्प के वर्तिका, मतलब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना गिर करके ये कहाँ गिर जाए? दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाए, यहाँ आकर के गिरते हैं। परागकण इसके हैं और आ करके जो है इसके वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तब भी क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। ठीक है, यानी कि स्वपरागण में क्या है? यदि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है इसमें? पर परागण। फिर क्या है इसमें? पर परागण। तो पर परागण में क्या है? अच्छा, पर परागण में देखते हैं हम। पर परागण, तो पर परागण में क्या है ना? पर परागण जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे, भाई जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागकण है ना, जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के, जब किसी पुष्प के परागकण जो है ना, जैसे किसी पुष्प के परागकण है ना, किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के, जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। ठीक है, तो स्वपरागण और पर परागण, स्वपरागण और पर, यानी कि पर परागण में क्या है भाई? जब किसी पुष्प के परागकण, पर परागण में जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पर परागण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम देख लेते हैं अब स्वपरागण के लिए कुछ युक्तियां हैं। स्वपरागण के लिए जो है क्या है? कुछ युक्तियां हैं स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन, है ना? स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन। पहला है, इसमें हम देखते हैं स्वपरागण को सफल बनाने के लिए पौधों में निम्नलिखित युक्तियां अपनाई जाती हैं। पहला है, इसमें हम देखते हैं वायु द्विलिंगता। क्या है? वायु द्विलिंगता। वायु द्विलिंगता जिसको हम कहते हैं हिंदी में द्विलिंगता।
लिंगता, क्या कहेंगे इसको? द्विलिंगता कहेंगे। द्विलिंगता क्या है? द्विलिंगी पुष्पों में दोनों जननांगों के एक ही पुष्प में विद्यमान होने से स्वपरागण के अवसर अधिक होते हैं। एक लिंगी पौधों जैसे पपीता में स्वपरागण का प्रश्न ही नहीं उठता। भाई स्वपरागण के लिए युक्तियां क्या हैं? कि द्विलिंगता, द्विलिंगता का मतलब द्विलिंगी पुष्पों में दोनों जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। भाई जैसे तमाम पौधे क्या हैं? भाई पुष्प हैं, मान लेते हैं। मान लेते हैं ये पुष्प है, ये इसका नर जननांग है और ये क्या है? मादा जननांग है ना। तो द्विलिंगी पुष्पों में दोनों जननांग एक ही पुष्प में विद्यमान होते हैं। भाई एक ही पुष्प में क्या है? दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित हैं। तो जब दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित रहेंगे तो क्या होगा? इसमें स्वपरागण के अवसर ज्यादा रहेंगे, स्वपरागण के अवसर जो है ज्यादा रहेंगे। ठीक है। और यदि एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है तो पपीता, जैसे एक लिंगी पौधा पपीता है तो उसमें जो है स्वपरागण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो भाई स्वपरागण के लिए युक्तियां हैं कि एक तो ये द्विलिंगता, अगर से पुष्प क्या है? द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी होने के कारण से भाई क्या होगा? ये स्वपरागण आसानी से कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी है कि इनमें जो है स्वपरागण के अवसर इनको प्राप्त होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर हम अगला देखते हैं। अगला जो है इसमें सहपक्वता। अगला क्या है? सह, अगला क्या है? सह पक्वता, सहपक्वता। ठीक है, जिसको हम कहते हैं होमोगैमी, होमोगैमी। ठीक है। तो सहकालपक्वता, सहपक्वता, या इसको हम कह सकते हैं समकालपक्वता भी कह सकते हैं, समकालपक्वता, है ना, समकालपक्वता। अच्छा, द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांगों के एक साथ परिपक्व होने को भाई नर जननांग और मादा जननांग क्या हो जाए? साथ साथ परिपक्व हो जाए। मादा जननांग क्या हो जाए? साथ साथ परिपक्व हो जाए। यानी कि नर जननांग, भाई पुष्प के जो नर और मादा जननांग होते हैं ये एक साथ परिपक्व हो जाए, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? सहपक्वता कहते हैं। और सहपक्वत्व पुष्प में स्वपरागण परागकणों के परागकोश से वायु या कीटों द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते। भाई इसमें हुआ क्या कि जो इस सहकाल पक्वता या समकाल पक्वता की परागकण और मतलब नर जननांग और मादा जननांग एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? सहपक्वता कहते हैं। और सहपक्व पुष्पों में स्वपरागण परागकणों के परागकोश से वायु या कीटों द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्या होगा? वायु या कीटों द्वारा जो है कहाँ पर पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचने। कभी कभी पुंकेसरों के पकने पर उनके पुतंत मुड़ करके वर्तिकाग्र के निकट पहुंच जाते हैं और परागकोश फट करके उस पर अपना पराग विशेष, मतलब देखिए इसमें क्या है, सहकाल पक्वता का मतलब कि दोनों जननांग साथ साथ परिपक्व होंगे और नर के परागकण उसी समय जो है मादा के वर्तिका पर पहुंच जाते हैं और इस तरीके से क्या हो जाएगी? उनमें परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है। तो ये पाई जाती है। या कभी कभी देखा जाए पुंकेसरों के, जब पुंकेसर पक जाता है तो उनके जो पुतंतु हैं ये मुड़ करके जो है कहाँ पर आ जाएंगे? भाई वो मुड़ जाएंगे और वर्तिका के ऊपर आ जाते हैं, आ करके फट जाते हैं। इस तरीके से भी जो है परागण की, तो ये पाई जाती है गुलाबास में।
इसमें पाई जा रही है गुलाबास में, ठीक है। और पाई जाती है पीली कटेली, पीली कटेली, ठीक। पीली कटेली में पाई जाती है कि इसमें होता क्या है कि नर और मादा जनांग साथ साथ परिपक्व होते हैं और नर के परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर गिर करके उनका निषेचन कर देते हैं, या कभी कभी कि जो उनके परागकण है उनके पुतंत जो है इस तरीके से मुड़ जाते हैं कि वे मादा के वर्तिकाग्र पर आकर के फट जाते हैं, ठीक है। तीसरा है इसमें नीमिलिता, नीमिलिता, ठीक है। तो नीमिलिता में देखिए कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं हैं। यहाँ देखिए हम लोग पढ़े अभी जो उसके ऊपर कि द्विलिंगता और सहकालपक्वता या समकालपक्वता, यहाँ तो पुष्प खिलते हैं, लेकिन नीमिलिता में क्या होता है कि कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते नहीं। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, है ना। इन पुष्पों को क्या कहते हैं? निमीलित पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? निमीलित पुष्प कहा जाता है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? निमीलित पुष्प कहेंगे। निमीलित पुष्प कहते हैं। निमीलित, क्लिस्टोगैमी, निमिलिता को क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं, उनको हम क्या कहेंगे? निमिलित पुष्प कहते हैं, ठीक है। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में, यानी कि ये पुष्प बंद ही रहेंगे और बंद अवस्था में ही जो है परागकोश फट जाता है, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिका, मतलब ये पुष्प जो है ऐसे होते हैं जो कभी खिलते नहीं है, है ना। ये पुष्प क्या है? ये पुष्प जो है बंद ही रहेंगे। ये पुष्प क्या होगा? जैसे ये पुष्प है तो ये पुष्प जो है बंद ही रहेगा, ठीक है। इसी में क्या है, इनके मान लेते हैं ये जो है पाए जा रहे हैं और ये मादा की वर्तिका, लेकिन ये पुष्प जो है क्या हुआ? ये पुष्प खिला ही नहीं, ठीक है। और जो पुष्प नहीं खिलते इनको हम क्या कहेंगे? निमोलित पुष्प कहेंगे। जैसे मान लेते हैं ये पुष्प है तो ये पुष्प क्या है? ये खिला नहीं, इसके देखो ये पुंकेसर और जो मादा की वर्तिकाग्र ये सब जो है इसी के अंदर बंद ही हैं, और बंद अवस्था में ही जो है इनका परागकोश जो होता है ये फट जाता है, और जब फट जाएगा तो इनके जो परागकण होते हैं ये क्या हो जाएंगे? वर्तिकाग्र, ये है, इसी वर्तिकाग्र पर जो है ये बिखर जाते हैं और ये क्या कर लेंगे? स्वपरागण कर लेते हैं। तो ये पाई जाती है कौवा में, ठीक है। गुल मेहंदी, गुल मेहंदी में पाई जाती है। वन फसा, है ना। तो निमीलित पुष्प क्या है कि ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ये पुष्प जो है कभी खिलते नहीं हैं, है ना। इसमें होता क्या है कि पुष्प बगैर खिले, यानी खिलेगा नहीं, उसी के अंदर क्या होगा? इसमें इनके जो परागकण होते हैं, मान लेते हैं पुंकेसर है, ये क्या है? पुंकेसर, ये जो है इनका स्त्री केसर। तो ये क्या होगा? ये अंदर ही जो है यहीं पर फट जाएगा और फट करके कहाँ गिरेगा? मादा के वर्तिकाग्र पर गिरेगा और इस तरह से ये निषेचन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमको अब देखना है कि स्वपरागण से लाभ क्या है। हम लोग पढ़ रहे थे स्वपरागण, तो स्वपरागण से लाभ, है ना। तो स्वपरागण से यानी पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है, जिसके कारण से पौधों का वंश चलता रहता है, और स्वपरागित पुष्पों को परागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहा। जो पौधे स्वयं परागित हैं उनको किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ठीक है। अच्छा देखिए, जो स्वपरागित पुष्प हैं इनके लिए क्या है? रंग, सुगंध, मधु
उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। रंग, सुगंध और मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो स्वपरागित पुष्प हैं, परागकणों की आवश्यकता मतलब जो स्वपरागित पुष्प है इनको अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। और स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, यानी बीज जो होंगे ये क्या होंगे, शुद्ध नस्ल के होते हैं, शुद्ध नस्ल के होंगे। यानी जो मुख्य चीज क्या हुआ, स्वपरागण से लाभ क्या हुआ कि ये दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, रंग, सुगंध, मधु की आवश्यकता नहीं होती है, बीज जो होते हैं, बीज क्या होते हैं, शुद्ध नस्ल के होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं आगे हानि। हानि क्या होती है, तो लाभ हो गया, फिर हम देखते हैं हानि, स्वपरागण से हानि। हानि क्या है कि जो बीज बनते हैं, बीज कमजोर होते हैं, मतलब जो इनके द्वारा बीज बनेंगे, बीज क्या होंगे, है ना, बीज मतलब जो बीजों से बने पौधे जो होते हैं ये कमजोर होते हैं, बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं, है ना। स्वपरागित पौधों से उत्पन्न बीज, स्वपरागित बीज जो होते हैं, यानी जो स्वपरागित पुष्प हैं उनके द्वारा जो बीज उत्पन्न होते हैं उनसे जो पौधा बनेगा वो पौधा कमजोर होगा, है ना। बीज की संख्या कम होती है, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। और ऐसे बीज जो होते हैं ये शीघ्र पकते नहीं हैं, ये बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिनके कारण से नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब इन बीजों से क्या है, नई जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती, है ना, नहीं हो सकती है। तो ये तो रहा जो है इसमें नई जातियों से उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं परपरागण। तो परपरागण के बारे में बताया गया था जी, है ना, मतलब दो विधियां हैं, एक तो ये रहा जो है स्वपरागण, अब दूसरा है परपरागण। परपरागण में क्या होता है कि परपरागण के लिए एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी जो पर परागण, परपरागण, है ना, जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पर परागण में एक पुष्प के परागकण, पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे, उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ देखिए, मतलब परपरागण में क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे स्वपरागण तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं, तब तो स्वपरागण होगा। परपरागण में क्या होगा, किसी पौधे के परागकण, जैसे मान लेते हैं जैसे ये पौधा है, जैसे एक पौधा ये है, मान लेते हैं इस पे क्या है, ये पुष्प लगे हुए हैं, है ना, मान लेते एक पौधा ये है, ना, एक पुष्प, एक पौधा है। तो इसमें क्या होगा
कि इसके परागकण उसी जाति का पौधा है, लेकिन दूसरे पौधे के वर्तिका, मतलब इनके परागकण कहाँ पर, यहाँ नहीं यूज हो रहे, बल्कि यही परागकण यहाँ पर आ रहा है। जो मादा की ये वर्तिकाग्र है दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचते, तब क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा पर परागण। ठीक है, इसके लिए देखिए युक्तियाँ क्या क्या हैं, है ना। पर परागण के लिए जो है युक्तियाँ, पर परागण के लिए युक्तियाँ, है ना। देखिए स्वपरागण की क्रिया को रोकने तथा पर परागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए क्या नाम है, स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए और पर परागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए जो है कुछ युक्तियां अपनाई जाती हैं। यानी जो पर परागण की युक्तियां क्या हैं, इसमें हम क्या करते हैं, स्वपरागण को रोका जाए और पर परागण को बढ़ाया जाए। इसके लिए हम कुछ युक्तियां बनाते हैं। जैसे देखिए पहला इसमें है एक लिंगता, एक लिंगता, जिसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग, एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। भाई एक लिंगी पुष्पों में जो नर और मादा जननांग होते हैं वो अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग, नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। देखिए एक लिंगता जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक लिंगता जो है दो प्रकार की होती है। एक लिंगता जो है दो प्रकार की होती है ना। एक होता है मोनोसियस, है ना। पहली चीज है ना, एक लिंगता यूनिसेक्सुअलिटी, एक ही पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। एक लिंगता जो है दो प्रकार की होती है। पहला हम देखते हैं इसमें एक क्षयक, या जिसको हम कहते हैं उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, है ना, जिसको हम कहते हैं मोनोसियस, मोनोसियस। जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे हो, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर, नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर, पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं, है ना, ऐसे पौधे को एक क्षयक या उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। जब नर तथा मादा पुष्प एक पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधे को उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। तो ऐसे पौधे को
उभय लिंगाश्रयी कहते हैं, है ना। नर तथा मादा पुष्प जब एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधे को उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये पाई जाती है किसमें, जैसे आप लोग देखे हैं लौकी में, कद्दू है, खीरा है ना, मक्का, अरंडी, है ना, ये तमाम पादप हैं जिसमें जो है क्या होता है कि नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं। तो ऐसे पौधे को हम क्या कहेंगे, उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। फिर देखिए दूसरा जो है इसमें है एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी, है ना, जिसको हम कहते हैं डायोसियस। डायोसियस, है ना। इसमें क्या होता है, जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों पर लगे हो, जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न, नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधों पर, दो भिन्न पौधों पर लगे होते हैं, है ना, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी कहते हैं। क्या कहेंगे, एक लिंगाश्रयी कहते हैं। जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों पर लगे होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, ऐसे पौधे, है ना, और ऐसे पौधे एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी काला। यानी नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को क्या कहेंगे हम, एक लिंगाश्रयी। जैसे देखिए ये पाई जाती है पपीता में, पाई जाती है भांग है ना, तो इसमें पाई जाती है ये द्विलिंगी, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें एक लिंगता पढ़े, स्वपरागण में एक लिंगता पढ़ रहे थे। अब हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरा जो है स्वबंता, मतलब पर परागण में ही पढ़ना है, स्वबंता पढ़ेंगे। ठीक है।